हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जो लिंक्स मैंने एक्टिविटीज़ के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसको क्लिक करके इस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैसे आप खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इससे आपको और मदद मिलेगी कि किस तरीके से आप चैप्टर को बेटर तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पावर स्ट्रक्चर इन 18th सेंचुरी। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, और उसकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल मुगल रूलर नहीं था जो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर सके। तो जो मुगल गवर्नर्स थे, जो सूबेदार थे, चाहे वो मुगल एम्परर ने ही उनको अपॉइंट किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर अथॉरिटी, मीन्स उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे इलाके में हम ही राजा हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से काफ़ी सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स उभर के इंडिया में सामने आने लगे। लेकिन 18th सेंचुरी आते आते एक और नई पावर इंडिया में उभर के आई, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई थी ट्रेडर्स के रूप में, लेकिन बन गई इंडिया के मालिक। ये सब कैसे हुआ, ये हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आती है ईस्टर्न डायरेक्शन में। कैसे आती है, सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है कि ये यहाँ से मान लो किस तरीके से आई थी, आपकी बुक में थोड़ा बता रखा है। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया सी रूट से ऐसे चलते हुए, यहाँ केप ऑफ गुड होप है एक जगह, वहाँ से होते हुए फिर ये जाके इंडिया में ऐसे यहाँ पे आई थी। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर लिया क्वीन एलिजाबेथ से। क्वीन एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इंग्लैंड की रानी थी उस टाइम, और उन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट इनको दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस डॉक्यूमेंट पे लिखा था कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के जो सारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो आपके पास हैं। कोई भी प्राइवेट व्यापारी इंग्लैंड से वहाँ नहीं जा सकता, सारा व्यापार आप ही करोगे इंडिया के साथ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई डर नहीं था कंपटीशन का, तो मज़े से वो बड़े प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको अपना प्रॉफिट को कायम रखना है तो आपको जो कंपटीशन है दूसरों के साथ, वो वहाँ से रिमूव करना ही करना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड वाला कंपटीशन तो रिमूव कर दिया था चार्टर लेके, लेकिन जो बाहर के देशों की कंपनियां थी ये उनको रिमूव नहीं कर पाई। पोर्टुगीज तो पहले ही इंडिया में आ चुके थे, इनसे पहले ही डच भी आ गए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी। तो इस तरीके से और यूरोपियन पावर्स इंडिया में आ गई थी, उनको ये रोक नहीं पाए थे। फिर थोड़ा सा इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले वास्को डी गामा ने जो है ये रूट डिस्कवर किया था, सी रूट इंडिया का। उसके बाद से यूरोपियंस ने ज़्यादा संख्या में इंडिया में आना शुरू किया। वास्को डी गामा जो है वो पोर्टुगल का रहने वाला था, और 1498 में वो सी रूट से होते हुए इंडिया में आया, और उसके बाद जो है ये रूट यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला। उसके बाद डच आ गए, नीदरलैंड की ये कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 17th सेंचुरी में ये आ गई। अर्ली 17th सेंचुरी में फ्रेंच भी आ गए उसके थोड़े से बाद ही। अब जो है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनके बीच में, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं सेम चीज़ें खरीद के यूरोप में बेचना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में डिमांड थी। ये कॉटन चाहते थे, सिल्क चाहते थे, पेपर होती है, काली मिर्च, ये काली मिर्च है, क्लव्स भी डिमांड में थी, ये क्लव है, इसको लौंग कहते हैं जो हमारी चाय वगैरह में डालते हैं, कार्डमम, इलायची, ये भी बड़ी डिमांड में थी, और सिनेमन, दालचीनी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये आपका सिनेमन यहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों की डिमांड थी और ये सारे इसी को खरीदना चाहते थे। तो अब श्योरली कुछ तो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, कुछ तो कंपटीशन जो है इंक्रीज होगा, और कंपटीशन इंक्रीज होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अब इस कंपटीशन की वजह से इनका प्रॉफिट कम हो गया।
अब ये सोचने लग गए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो दूसरी यूरोपियन पावर्स हैं, इनको हम रास्ते से हटा दें किसी ना किसी तरीके से, और हम सारे यूरोप के मार्केट्स भी हमारे पास आ जाएंगे, हमें और फायदा होगा। तो इस वजह से जो है इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 17th-18th सेंचुरी में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, एक दूसरे की जहाज़ें डुबा देते थे और रूट्स को ब्लॉक कर देते थे ताकि इनकी जहाज़ें ना आ सकें दूसरे की, और इनका मटेरियल भी आ जा ना सके। ये बिल्कुल एक कॉमन फिनोमिना बन गया था, ये किसी की जहाज़ें डुबाना, रास्ते रोकना, लड़ाइयाँ लड़ना उस टाइम का। और इस वजह से अब उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस होती थी ट्रेडर्स को। उन्होंने जो है आर्म्स रखना शुरू कर दिया, कुछ सोल्जर्स भी अपने साथ लाने शुरू कर दिए, और फोर्टिफिकेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफिकेशन होता है किलाबंदी, कि किले बनाने स्टार्ट कर दिए। फोर्टिफिकेशन मीन्स किला बंदी, ठीक है। तो अब किलाबंदी का मतलब ये नहीं कि सच्ची में असली वाले फोर्ट बनाने शुरू कर दिए। जैसे इनके यहाँ पे कोई घर है, इनके स्टोर रूम्स हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सी वॉल बना देते थे, उसी को फोर्टिफिकेशन वाली कैटेगरी में तब डाल देते थे कि ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं इसका। और इस फोर्टिफिकेशन की वजह से इनके जो लोकल रूलर्स होते थे यहाँ के, उनके साथ भी इनका झगड़ा होने लग गया, और अब ये जो है पॉलिटिक्स में एंटर कर गए थे ट्रेडर्स, लेकिन अब ये राजनीति में भी इन्होंने एंट्री की। अब यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा आपकी बुक में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कैसे ट्रेड स्टार्ट किया था और कैसे जो है कोलकाता इन्होंने डेवलप किया और यहाँ पे अपना फर्स्ट जो है ठिकाना इन्होंने बनाया। सबसे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुगली नदी के किनारे 1651 में। ये फैक्ट्री हमारे जो आजकल की फैक्ट्री होती है वैसी नहीं थी, जैसे आप कहते हो चिप्स की फैक्ट्री है, बिस्किट्स की फैक्ट्री है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसी फैक्ट्री नहीं थी। फैक्ट्री का मतलब है सिंपली इनका यहाँ पे एक स्टोर हाउस होता था और यहाँ ये जो ट्रेडर्स हैं यहीं पे ये रहते थे। तो वो जो ऐसी जगह जहाँ पे अपना माल रखते थे ये लोग और जहाँ पे ये ट्रेडर्स वहाँ पे रहते थे, इसी को फैक्ट्री बोलते थे। और जो ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर जहाँ रहते हैं, जहाँ से काम करते हैं, उस जगह का नाम हो गया फैक्ट्री। ये ऐसी वाली फैक्ट्री थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1696 आते आते इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, इनके चारों तरफ दीवारें बनानी शुरू कर दी। और यहाँ पे बिगनिंग कैसे हुई थी, सबसे पहले इन्होंने 3 विलेजेस की जमींदारी ली थी। आपकी बुक में सिर्फ एक विलेज का नाम है, पर मैं बता देती हूँ कि ये भी विलेज इन्होंने लिए थे इसके साथ ही। कालिकाता था वो गांव जिससे अभी ये कोलकाता और कैलकाटा बना, सुतानुती और तीसरा गांव था गोविंदपुर। ये तीनों गांव लिए और उस ऑफिसर का नाम था जोब चार्नुक, जिसने इनको डेवलप किया और एक फैक्ट्री यहाँ पे बनाई। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जो है कोलकाता नाम के सिटी के रूप में डेवलप हो गया। यहाँ पे बता रखा है फिर थोड़ा सा कि औरंगजेब ने किस तरीके से एक फरमान दिया था, एक रॉयल ऑर्डर, एक डॉक्यूमेंट दिया था इनको कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बिना टैक्स के ट्रेड करोगे। क्यों भाई, ये औरंगजेब के कोई कजन थोड़े थी उसको दे देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने औरंगजेब को पैसे दिए थे, जैसे एक अमाउंट दे दी 50,000 की, तो फिर औरंगजेब ने भी खुश हो गए, इनको जो है ये रॉयल ऑर्डर जारी कर दिया था। ये इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते थे। वो जो रॉयल ऑर्डर दिया था वो कंपनी के व्यापार के लिए दिया था, लेकिन कंपनी के जो ये ट्रेडर्स थे ये अपने पर्सनल व्यापार के लिए भी उसको मिसयूज़ करते थे और टैक्स नहीं देते थे। ये इस मैप में दिखा रखे हैं आपके विलेजेस, ये सुतानुती है, ये कालिकाता, ये गोविंदपुर है और ये पूरा मैप जो है ये कोलकाता का मैप है। इन्हीं से यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स इन बंगाल, कि इस ट्रेड की वजह से कैसे जो है बंगाल के अंदर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। 18th सेंचुरी में इनका जो झगड़ा था वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, तेज हो गया। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये 3 रूलर्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे बंगाल के। तो इन्होंने ये बोला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको अब हम कोई कंसेशंस नहीं देंगे। औरंगजेब ने आपको फरमान दिया है, मुगल एम्परर था वो, लेकिन अभी ये एरियाज़ हमारे अंडर हैं, मैं नवाब हूँ यहाँ का, तो आपको मुझे ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी, मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं आपको जो है ये टैक्स फ्री
वाला कोई फरमान, इस टाइप का परमिशन आपको दे सकता हूँ। और इन्होंने ये भी बोला कंपनी को कि आप अपने सिक्के यहाँ पे छापेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ राजा का अधिकार होता है, राजा मैं हूँ। उन्होंने इनको ये भी बोला कि आप किलेबंदी भी नहीं करोगे, और उन्होंने कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप एक नंबर के धोखेबाज हो, आपने सारा रेवेन्यू जो है बंगाल का लूट लिया है और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप जो है इस फरमान का मिसयूज़ करते हो, तो हमारा रेवेन्यू उसकी वजह से कम हो गया है। और उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी ने जो है नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है, कि नवाब को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते आप, और खुद को ही राजा समझ के इधर डिसीजंस लेते रहते हो, जबकि रूलर यहाँ का मैं हूँ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं फिर कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया इनकी जो इल्ज़ाम इन पे लगे हैं। कंपनी बोली कि आपकी जो डिमांड्स हैं कम्प्लीटली अनजस्ट हैं। अनजस्ट का मतलब होता है रॉन्ग है, जो आपने डिमांड करी है वे। आपके जो लोकल ऑफिशियल हैं एक नंबर के करप्ट हैं, और वो हमारा ट्रेड को जो है बर्बाद कर रहे हैं ज़्यादा टैक्स मांग मांग के। और ड्यूटी रिमूवल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमारे ट्रेड को हमें एक्सपेंड करना है तो। और फोर्टिफिकेशन के बिना तो हम बचेंगे कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई भी अटैक कर देगा हमारे सेटलमेंट्स के ऊपर तो हम तो मर जाएंगे। तो इसके लिए तो ये दीवारें बनाना भी चारों तरफ ज़रूरी है, और विलेज भी हमें खरीदने पड़ेंगे ताकि हमारी सेटलमेंट्स जो हैं एक्सपेंड हो सकें, और ट्रेडर्स भी यहाँ पे आके बस सकें और व्यापार कर सकें। तो फिर ये रीजंस थे भाई। बाद में जो है फिर बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे लड़ी गई। अलीवर्दी खान जो है उनकी डेथ हो गई थी 1756 में। सिराजुद्दौला नेक्स्ट नवाब बने, लेकिन कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला नवाब ना बने और इसकी जगह हम कोई अपना पपट सा नवाब यहाँ पे बिठा दें, गद्दी पे हमारी कठपुतली की तरह जो काम करे, और हम उससे जो भी ऑर्डर मांगे वो जारी कर दे। तो वो कंपनी ने जो है इसका एक दुश्मन था सिराजुद्दौला का, उसको सपोर्ट किया कि आप थ्रोन पे बैठ जाओ, पर वो सफल नहीं हुए, क्योंकि सिराजुद्दौला स्मार्ट था और उसने इनकी सारी चालों को नाकामयाब करते हुए सिंहासन को पाया। फिर सिराजुद्दौला जब नवाब बन गया, उसने बोला इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, और कोई टैक्स फ्री ट्रेड नहीं करने दूंगा, और आपको जो है ये फोर्टिफिकेशन भी रोकना पड़ेगा, आप अपने किले मेरे किंगडम में नहीं बना सकते। कुछ दिन बातचीत चली इनकी, पर वो सारी बातचीत जो है वो फेल हो गई। अब जो सिराजुद्दौला था वो चला 30,000 सोल्जर्स को लेके कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ जाके इसने अटैक कर दिया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको पकड़ लिया, और वहाँ का जो वेयर हाउस था उसको बंद कर दिया, वहाँ का जो इनका स्टोर रूम था उसे बंद कर दिया। इनके सारे हथियार छीन लिए इंग्लिशमैन के, और इनकी जो शिप थी उनके भी रूट्स को इसने रोक दिया। फिर उसने कलकत्ता की तरफ मार्च करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनी का एक फोर्ट था, सोचा भी उसको देखता हूँ। कोलकाता को इसने जाके अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो है इनका एक एबल कमांडर था, वो उस टाइम मद्रास में था, वहाँ से वो एक अपनी नौसेना लेके वहाँ से आता है, और आके इससे बातचीत एक बार करता है थोड़ी बहुत, लेकिन उन बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी इनकी हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी सेना लेके नवाब के अगेंस्ट प्लासी नाम की जगह पे पहुंचता है। ये बैटल यहाँ प्लासी में लड़ी गई, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। इस बैटल में बेसिकली क्या हुआ, जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का कमांडर, वो एक नंबर का धोखेबाज था। उसने अंग्रेजों से पहले ही बात कर रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला था, लालच दिया था कि अगर आप सिराजुद्दौला को हटाने में हमारी मदद करते हो तो हम आपको बंगाल का नवाब जो है बना देंगे। तो ऐसा ही हुआ, मीर जाफर ने इसको धोखा दिया, और जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो वो सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके रॉबर्ट क्लाइव के साथ आके खड़ा हो गया। तो फिर उसके बाद सिराजुद्दौला की हार हुई और उसको जो है मार दिया गया, और उसकी जगह सिंहासन पे मीर जाफर को बिठा दिया गया। अब तक इतना कुछ होने के बाद भी, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का राजा बन सकता था,
पर नहीं, क्योंकि अब तक कंपनी की कोई इंटरेस्ट नहीं थी कि हम टेरिटरीज को कंट्रोल करें। अब तक वो सोच रहे थे कि बस हम अपना ट्रेड एक्सपेंड कर लें किसी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ से हम लूट लें। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इन्होंने मीर जाफर को भी रिमूव कर दिया गद्दी से। ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तुम्हारी बुक में तो ये दे रखा उसने प्रोटेस्ट किया, ये किया, वो किया, इस वजह से रिमूव कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मीर जाफर जो है एक नंबर का लल्लू इंसान था। उसको जो है गवर्न करना नहीं आया, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए एक अच्छे तरीके से। और ब्रिटिशर्स जो हैं टाइम टू टाइम उनसे सोने के सिक्के मांगा करते थे, वो उनको दे नहीं पाया। फिर उनको लगा कि इसको हटाओ, किसी ढंग के बंदे को बिठाते हैं ताकि वो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके और कुछ ना कुछ हमेशा अपनी ट्रेजरी को भर के रखे और हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो वो हमें सप्लाई कर दे। तो फिर इस वजह से इन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाया और मीर कासिम जो उसी का दामाद था, इसको गद्दी पे बिठा दिया। जब मीर कासिम की खुद की अपनी पर्सनल वेल्थ थी, वो किसी एरिया को गवर्न करता था। मीर कासिम ने इनको अच्छी खासी दौलत दी थी जब मीर कासिम यहाँ का नवाब बना था बंगाल का। और फिर लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम ने देख लिया कि ब्रिटिशर जो हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, वो कंट्रोल कर लेंगे हमें। तो इस वजह से उसने ये जो नवाब ऑफ अवध था, अवध का नवाब, और नवाब वो एम्परर ऑफ दिल्ली, उनके साथ ये टच में था कि हम तीनों एक साथ हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वो हम तीनों के कॉमन एनिमीज़ हैं। उनको हरा दें, बाद में अपने वाले इश्यूज देख लेंगे। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में एक तो बंगाल हो गया, दूसरा अवध हो गया और तीसरा दिल्ली। ये 3 रूलर जो है इंडिया के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया। देवर डिफीटेड। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी, 3 इंडियन रूलर्स को एक कंपनी ने हरा दिया। ये बैटल ऑफ बक्सर 1765 में लड़ी गई थी। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। ये दीवानी क्या होता है ये जान लो। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कि यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे फार्मर से या किसी से भी ट्रेडर से, वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब उनके पास अब जो पैसे की सप्लाई है वो होती रहेगी। तो इसने जो है दीवानी ने काफ़ी बेनिफिट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए, जिनमें से एक बेनिफिट ये था कि अब जो भी कंपनी के फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसी पैसे से वो कर लेंगे, जो रेवेन्यू में कलेक्ट करेंगे। कंपनी अपने सेना रख सकती है, उसको सैलरी दे सकती है इसी पैसे से। कंपनी उसी पैसे से कॉटन और सिल्क खरीद सकती है। अब कंपनी उसी पैसे से किले भी बनवा सकती है, अपने ऑफिसेज बनवा सकती है इंडिया में। और अब उसको इंग्लैंड से सोना और चांदी मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस राइट टू दीवानी ने इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। आगे आपकी बुक में दे रखा कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। ये नवाब वर्ड जो है नवाब वर्ड से ही लिया गया है, नवाब को ही नवाब बोला इन्होंने। और इसमें ये बताया गया कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो सपने देखते रहते थे कि हम अमीर होके नवाबों के जैसी ज़िंदगी हम जिएंगे, क्योंकि जब भी ये नया रूलर सिंहासन पे बैठता था तो वो काफ़ी सारे प्रीशियस गिफ्ट्स और दौलत देता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, और उस वजह से बहुत अमीर हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया था जब वो 14 साल का था, और जब यहाँ से गया था तो उसने इतनी सारी वेल्थ ये पाउंड्स में इसने कलेक्ट कर रखी थी। जबकि जब उसको गवर्नर बनाया गया था तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप यहाँ से करप्शन को रिमूव करोगे, पर वो करप्शन तो रिमूव नहीं कर पाया। जब वो इंग्लैंड गया तो उसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा और उसको कोर्ट में केस चलाया गया उसके ऊपर। वो कोर्ट वाला केस तो जीत गया था, पर लास्ट में उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसको शायद लगा होगा कि मैंने इतनी सेवाएं करी हैं इंडिया में इंग्लैंड की, और मेरे को इतना ज़्यादा केस चला के और कोर्ट में घसीटा गया, मेरी इंसल्ट हुई, तो उसने सुसाइड जो है कर ली थी। साथ में इसमें ये भी बता रखा है कि जो भी इंग्लैंड से आते थे इंडिया में वो सारे अमीर नहीं बन जाते थे, कुछ उनमें से मर भी गए थे, युद्धों में मर गए, कुछ बीमारियों की वजह से मर गए। लेकिन जो इंडिया आके जो ट्रेडर्स अमीर हो गए और जो वापस इंग्लैंड गए थे, वो अपनी दौलत को बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिखावा करते थे उस दौलत का, और इंग्लैंड में उनका फिर मजाक उड़ाया जाता था कि ये अभी अभी अमीर बने हैं भाई, देख लो, पहले तो ये ऐसे ही घूमा करते थे। तो दे वर रिडिक्यूल्ड इन इंग्लैंड।
आगे इसमें दे रखा है कि कंपनी का रूल जो है कैसे एक्सपेंड होता है। पहले तो सिर्फ कंपनी अपना ट्रेड एक्सपेंड कर रही थी, अब इसने अपना रूल एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी की ये प्लान थी कि कभी भी हमने डायरेक्ट युद्धों में नहीं उलझना, डायरेक्ट वॉर्स नहीं करेंगे हम किसी के साथ भी, जितना हो सके अवॉइड करेंगे। तो ये दूसरे मेथड्स अपनाते थे। उनमें से एक मेथड था ये सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को इन्वेंट किया था लॉर्ड वेल्जली ने। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और उसमें काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स जिक्र कर रखे हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या पॉइंट थे कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा इंडियन राजा के कोर्ट में, जो भी राजा ये सब्सिडरी अलायंस को साइन करता है। दूसरा है कि ये जो रेजिडेंट, वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रॉमिस करती थी कि आपके पर्सनल मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये रेजिडेंट हमेशा इंटरफेरेंस करता था और अपनी मनमानी वहाँ पे चलाता था। ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ पे रखनी पड़ती थी इंडियन राजा को, ब्रिटिश सोल्जर्स, और उनकी सैलरी भी देनी पड़ती थी इंडियन राजा को ही। और अगर वो राजा सैलरी नहीं दे पाता था तो एक उसकी टेरिटरी का कोई भी हिस्सा अंग्रेज हड़प लेते थे कि ये सैलरी के लिए हमने ले लिया। और जितने भी बाकी के यूरोपियन लोग रहते थे इंडिया में, ये भी इस ट्रीटी में लिखा होता था कि आपको अपने राज्य से सबको निकालना पड़ेगा। मतलब ट्रेड में भी कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि इस ट्रीटी में ही लिख दिया कि हमारे बाकी के यूरोपियन पावर्स को आप अपने राज्य में नहीं रखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि एक बार एक टाइगर ने इन पे अटैक कर दिया था, इन्होंने उस टाइगर को जो है अकेले नहीं मार दिया था, उसके बाद से इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के बेटे थे। हैदर अली भी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर था, जिसने 1761 से लेकर 1782 तक यहाँ पे रूल किया था। टीपू सुल्तान ने अपने फादर की डेथ के बाद 1782 से लेकर 1799 तक यहाँ पे रूल किया था। टीपू सुल्तान जो है मालाबार कोस्ट के ट्रेड को कंट्रोल करता था। ये मालाबार कोस्ट क्या है ये आपको बता देती हूँ। सपोज ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ वाला जो रीजन है इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ का पूरा ट्रेड जो है टीपू सुल्तान के कंट्रोल में था। और कंपनी यहाँ से पेपर और कार्डमम खरीदती थी, मतलब काली मिर्च और इलायची यहाँ से खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि कंपनी के साथ मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा और मेरी पोर्ट्स के ऊपर से उनके शिप भी नहीं आने दूंगा। और टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत इसके क्लोज रिलेशंस थे और उनकी मदद से इसने अपनी आर्मी को भी ट्रेन कर रखा था, बिल्कुल मॉडर्नाइज कर रखा था। टीपू सुल्तान ने एक गन भी इन्वेंट की थी, उसको बाद में ब्रिटिशर्स ले गए और बोले ये इंग्लैंड के प्रिंस ने जो है ये गन इन्वेंट करी है। अब 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, उसके बाद जो इन्होंने टीपू को कम्प्लीटली हरा दिया। एंग्लो का मतलब है ये ब्रिटिश वाला और मैसूर अपना टीपू सुल्तान का, तो इनके वॉर्स को एंग्लो मैसूर वॉर बोला गया है। 1767 to 69 पहला वॉर हुआ था जो इसके फादर ने लड़ा था, इनकी जीत हुई थी। सेकंड में भी कोई क्लियर विक्टर नहीं था। सेकंड जो युद्ध था अंग्रेजों का टीपू के साथ, ये था 1780 से लेकर 84 तक। तीसरा जो युद्ध था 1790 से 92 तक, और लास्ट वाला 1799 में हुआ था, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रिटिशर्स कंप्लीटली जीत गए थे, टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। और टीपू सुल्तान को मारने के बाद यहाँ पे एक पुराना जो राजा रूल करता था, जिसको हटा के टीपू सुल्तान का फादर यहाँ का राजा बना था, अब अंग्रेजों ने उसी को ढूंढा और उसको दोबारा से राजा बना दिया। वो वोडियार डिनेस्टी का राजा था और इसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस भी थोप दिया। अब ये एक टीपू का टॉय है जो आपकी बुक में दे रखा है, इसको भी देख लेना ध्यान से। ये एक टॉय था, इसमें जो टाइगर है वो गरजता है और फिर ये जो सोल्जर है ब्रिटिश नीचे पड़ा हुआ, ये बचाओ बचाओ की आवाज़ निकालता है। तो ये दर्शाता है कि टीपू सुल्तान के क्या सपने थे अंग्रेज़ों को क्रश करने के, लेकिन वो खुद ही बेचारा क्रश हो गया। अब देखते हैं वॉर्स विद मराठा। मराठा जो है बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे इंडिया के अंदर, लेकिन जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट, उसके बाद ये कम्प्लीटली क्रश हो गए थे, इनकी पावर ख़त्म हो गई थी।
अब ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, लेकिन ये नाम मात्र के लिए जुड़े हुए थे, कन्फेडरेसी कहलाते थे ये, कन्फेडरेसी। पेशवा यहाँ का सबसे बड़ा हेड होता था, पेशवा का मतलब है प्रिंसिपल मिनिस्टर। जो महादजी सिंधिया हैं और जो नाना फडणवीस है, ये इनके 2 इम्पोर्टेंट कमांडर्स और स्टेट्समैन मराठास के हुए थे। मराठास के अगेंस्ट भी इन्होंने वॉर काफ़ी लड़े। फर्स्ट वॉर जो है 1782 में ख़त्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई इसके बाद इन्होंने साइन करी थी ये संधि। और इस युद्ध में कोई भी क्लियर विनर नहीं था, ना ब्रिटिशर्स ना मराठा। दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 के बीच में, और इसमें ब्रिटिशर्स विक्टोरियस थे। उन्होंने उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ वाली टेरिटरीज, आगरा और दिल्ली तक की इन्होंने जो है अपने कंट्रोल में ले ली थी। थर्ड मराठा वॉर जो हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें मराठास को कम्प्लीटली क्रश कर दिया गया। ये 1817 से लेकर 1819 में हुआ था। और अब जो है पेशवा को उन्होंने वहाँ से रिमूव किया अपने गद्दी से और उसको पेंशन पे भेज दिया। बोले आप बिठूर में रहोगे, बिठूर नाम की जगह पे। पेंशन का मतलब है आपको ईयरली 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आप रहोगे, अपने पूरा महल जैसे शानो शौकत से आप रह सकते हैं और रिटायरमेंट का जीवन आप जी सकते हैं, लेकिन आप एक्टिव पार्टिसिपेशन राजनीति में नहीं करेंगे। तो मराठा पावर भी इन्होंने कम्प्लीटली क्रश कर दी। अब आगे देखते हैं क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है सुप्रीमेसी। आपने कभी सुना होगा कि हम ही सुप्रीम पावर हैं। अब ये जो क्लेम स्टार्ट किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1813 से लेकर 1823 तक, इन्होंने ये क्लेम किया कि कंपनी जो है यहाँ पे सबसे सुप्रीम पावर है, और क्योंकि हम सुप्रीम पावर है तो हम किसी का भी राज्य हड़प सकते हैं और किसी को भी राज्य हड़पने की धमकी दे के कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन इसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया। एक छोटा सा राज्य था किटूर, ये कर्नाटका में है प्रेजेंट डे में। वहाँ रानी चिन्नम्मा थी, उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट किया, पर इनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और जेल में डाल दिया गया। जेल में इनकी डेथ हो गई 1829 में। इसके बाद भी यहाँ पे एक चौकीदार था संगोली का, उन्होंने ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जारी रखा और उसको भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में जो है उसको फांसी लटका दिया। अफगानिस्तान इशू। आपकी बुक में लिखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अफगानिस्तान में भी बहुत बड़े परचम लहराए और वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल अपना स्थापित कर दिया। ये इट इज़ लाइक अ वाइट लाई, झूठ बोल रहे हैं। जो अफगानिस्तान में इनके वॉर्स हुए थे वो इनके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी और इनको बुरे तरीके से हराया गया था। इनको भेड़ बकरियों की तरह अफगानों ने इनका शिकार किया था और वहाँ से तो आगे इन्होंने एक बार तो ऐसा अपने कानों को टच कर लिया था कि दोबारा हम कभी भी उनके साथ फाइट नहीं करेंगे, पर फिर भी इन्होंने 1-2 वॉर और लड़े और अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करवाई। वहाँ पे ये कोई विक्टोरियस नहीं थे, सारी दुनिया ने इनके ऊपर थू थू किया उस हार के बाद। फिर इनकी नज़र में था पंजाब, लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे ये पंजाब के ऊपर अपनी नज़र नहीं रख सके। लेकिन उनकी डेथ के बाद इन्होंने 1849 में पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया गया आपकी बुक में आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक तरीके का मेथड था कि कैसे इंडियन टेरिटरीज को हम बिना युद्ध किए कंट्रोल कर सकते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसमें ये कहते थे कि अगर इंडियन राजा की डेथ हो गई और उसका कोई बेटा नहीं है खुद का, तो हम उसकी बेटी को राज्य नहीं देंगे, ना ही उसके गोद लिए हुए बेटे को राज्य देंगे, तो वो राज्य डायरेक्टली हम ले लेंगे, वो राज्य लैप्स हो जाएगा। उस लैप्स से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाया। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो इन्होंने राज्य इंडिया के हड़पे थे उनमें से एक सतारा 1848 में इसको लिया था, संबलपुर 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में इन्होंने कंट्रोल किया था। अवध को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक और ही नया बहाना दिया था, वो था मिस गवर्नमेंट। बोले अवध के जो नवाब हैं वो अवध को अच्छे तरीके से गवर्न नहीं कर रहे, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो इसलिए हम अपने अंडर ले रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से गवर्न कर सकें। ये ज़्यादा ही फनी रीज़न था, पर उन्होंने एक्वायर कर लिया अवध को भी ये कह के। अब देखो
कि ब्रिटिशर्स ने इतना सारा इंडियन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे चलाएंगे, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए उन्होंने पूरे जो भी इनकी टेरिटरीज थी उनको डिवाइड कर किया और उनको नाम दे दिया प्रेसिडेंसी। जैसे ये ब्रिटिश एरियाज हैं, इनको डिवाइड कर लिया 3-4 हिस्सों में, ये प्रेसिडेंसी है एक, ये प्रेसिडेंसी है एक, ये प्रेसिडेंसी है। इनका एक हेड होता था हर प्रेसिडेंसी का, उसको बोलते थे गवर्नर। और इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इनकी सारी टेरिटरीज थी, जो उनका हेड था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। वारन हेस्टिंग वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में किए, और स्पेशली जो है जो न्याय का जो क्षेत्र था, फील्ड ऑफ जस्टिस, वहाँ पे इसने काफ़ी चेंजेस किए। इसने स्टैब्लिश के 1772 में यहाँ पे ईच डिस्ट्रिक्ट हैड टू हैव 2 कोर्ट्स, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का दूसरा नाम था फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट का दूसरा नाम था दीवानी अदालत। मौलवी जो हैं, मुस्लिम्स के स्कॉलर्स को मौलवी बोलते हैं और हिंदू स्कॉलर्स थे पंडित, तो इनको भी अपॉइंट किया गया कि यहाँ पे जो ब्रिटिश जजेस होते हैं उनके लिए आप हमारे हिंदू और मुस्लिम लॉज को एक्सप्लेन करोगे ताकि ये अच्छे से इनको सजा इनके धर्म के हिसाब से दे सकें। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर थे, यूरोपियन जज वहाँ पे नहीं बैठता था, पर ये भी कलेक्टर के सुपरविजन में ही काम करते थे। 1775 में 11 पंडित जो हैं बिठाए गए थे, उनको बोला था कि जो हिंदू धर्म के जितने भी लॉज हैं उन सबको आप एक बुक में इकट्ठे करके लिख दो ताकि यूरोपियन जजेस को उससे मदद मिले। 1778 तक इन्होंने मुस्लिम्स को भी बिठा के और एक मुस्लिम लॉ भी जो है एक बुक में लिखवा लिया, फिर उसको ट्रांसलेट करवा लिया ताकि यूरोपियन जजेस जो है इसको अच्छे से समझ के जजमेंट दे सकें। इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट था उसका जो हेड होता था, सबसे पावरफुल जो बंदा होता था, उसको कलेक्टर बोलते थे। कलेक्टर का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, मतलब यहाँ का शासन चलाना। जजेस होते थे उसकी हेल्प के लिए, पुलिस ऑफिसर्स भी होते थे, दरोगाज भी होते थे, ये सारे उसकी हेल्प करते थे टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके ऑफिस को कलेक्टोरेट कहा जाता था, और ये जो कलेक्टोरेट था ये एक नया पावर सेंटर बन के उभर के आया था। कंपनी की आर्मी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुगल आर्मी का थोड़ा सा जिक्र आपकी बुक में किया गया है कि मुगल्स के पास जो है जो उनकी मिलिट्री होती थी उसमें कैवलरी होती थी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सेना, सवार जो होते थे उसमें घुड़सवार। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, फुट सोल्जर्स। और जो पैदल सेना होती थी उसको तीर चलाना सिखाया जाता था और उसको तलवार की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। जो मुगल्स की आर्मी थी उसमें घुड़सेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, और जब इन्फेंट्री की उनको ज़रूरत होती थी उसको वो कोई ट्रेनिंग नहीं देते थे। जो जमींदार वगैरह होते थे वो युद्ध के टाइम जो है यहाँ के जो किसान वगैरह होते थे उन्हीं को तलवार तीर दे के जो है भेज देते थे युद्ध में लड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिशर्स ने भी अपनी आर्मी रिक्रूट करनी स्टार्ट कर दी और इसको वो सिपोही आर्मी बोलते थे। सिपोही आया है सिपाही वर्ड से, सिपाही जिसको हम इंडियन फौजी को सिपाही बोल देते हैं। यहाँ की जो ब्रिटिशर्स थे उनको कैवेलरी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम थी क्योंकि इनको युद्ध लड़ने थे, कभी बर्मा में, कभी अफगानिस्तान में, कभी इजिप्ट में। तो वहाँ पे इनको इन युद्धों में जो है मस्केट्स और मैचलॉक्स की ज़रूरत पड़ती थी। मस्केट होती है इस टाइप की गन, ये मस्केट है। मैचलॉक भी एक गन होती है जिसमें इग्निशन जो है माचिस से होता है। तो इनको इन्फेंट्री की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि घोड़े पे बैठ के आप निशाना ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा सकते। तो सोल्जर्स जो रिक्रूट करते थे उनको ये यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देते थे। यूरोपियन स्टाइल की उनको यूनिफॉर्म पहननी थी, यूरोपियन स्टाइल की ये पहननी थी, यूरोपियन स्टाइल के शूज़ वगैरह पहनने थे। तो ये सब पूरा यूरोपियन स्टाइल होता था। इस वजह से जो इंडिया के
जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ के, उनकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई थी और उस वजह से भी जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ था। कंक्लूजन में देखते हैं, तो एज कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, वो उन्होंने लास्ट में इतना कुछ एक्वायर कर लिया और एक टेरिटोरियल पावर के रूप में यहाँ पे उभर के आए और इस में मदद करी इन्होंने। इस जो स्टीम टेक्नोलॉजी है उसने भी इनकी काफ़ी मदद करी यहाँ के रूलर्स बनने में, क्योंकि अब पहले इंग्लैंड से अगर इंडिया आते थे सी रूट से तो 6 से 8 हफ्ते का टाइम लगता था, पर जब ये स्टीम टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई उसके बाद स्टीम से चलने वाले जो शिप बने वो बहुत तेज़ी से चलते थे और 3 हफ्ते में ही आप इंग्लैंड से इंडिया आ सकते हो। तो ये अपनी फैमिलीज़ को और सोल्जर्स को जो भी वहाँ से लाना चाहें तो इंडिया में ला सकते थे। 1857 आते आते इन्होंने इंडिया के 63% एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और उस 63% एरिया में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 78% रहता था, वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। बाकी के जो एरियाज थे इंडिया के जो इनके कंट्रोल में नहीं थे, जैसे ये जो वाइट में दिखा रखे हैं, इनमें भी इनका इनडायरेक्ट प्रभाव होता था। तो वर्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया को उस टाइम रूल कर रहे थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक्टिविटीज़ को खेल सकते हैं, जो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। उसके लिए बेटा सबसे पहले आप ये देखो, जैसे आप मेरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे क्लिक किया तो आपके सामने ये ऐसा सीन आता है। जैसे ये वीडियो चल रही है, वीडियो के बिल्कुल नीचे राइट में ये निशान आपको दिख रहा है, ऐसा एक निशान होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा आएगा निकल के, ये जो आपको दिख रहा, क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आएंगी आपके सामने। ये लिंक है, जैसे ये हिंदी वीडियो का लिंक है, हिंदी वाली में इंग्लिश का डालती हूँ, इंग्लिश वाले में हिंदी का। ये आपकी एक्टिविटी है, चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी का लिंक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, मानो आपने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करते ही आप एक ऐसे सीन आपके सामने आ जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। इसमें आपको एक्टिविटी कोड भी नहीं भरना है, ये वैसे एक्टिविटी कोड मांगे तो वो भी आपके लिंक के लास्ट में लिखा होता है एक्टिविटी कोड, तो वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट मार के यहाँ डाल सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो जब ये आए आप सीधा यहाँ प्ले पे क्लिक कर देना, एक्टिविटी कोड भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर ऐसा आएगा आपके सामने, फिर से एक बार इस प्ले पे, ये प्ले लिखा है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप जिस भी ऑप्शन को क्लिक करोगे ये बता देगा ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। फिर आपके मार्क्स जो है ये यहाँ पे दिखाएगा, आपकी परफॉर्मेंस, और इस तरीके से आप ये चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो जो मैंने ही क्रिएट की है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.